अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, बड़ी बड़ी खबरें आज। अच्छा। बड़ी बड़ी खबरों से मुराद ये कि बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और मैच इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है। अच्छा, पहले नहीं था इंटरेस्टिंग मरहला पहले थोड़ा वो जो शिकस्त हुई है पहले राउंड में, वो इंटरेस्टिंग नहीं थी। नहीं, वो इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग थी। उस वक्त भी बड़ा क्यूरियोसिटी थी, कुछ आपने भी बांध दी थी कि ये डू और डाई गवर्नमेंट की तैयारियां ये वो। उसके बाद से बड़े लोगों ने ये लाइन पिक की, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लिए एक लाइफ लाइन बाय कर ली थी। वो आपने भी बता दिया, एक हल्ला और बोलेंगे और उसमें पार हो जाएंगे। ये प्रेडिक्शन थी आपकी कल की। मेरा सवाल रह गया कल भी कि अगर ना पास हुए तो फिर क्या होगा। वो तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जो बड़ी बड़ी खबरों में मेरा इंटरेस्ट है वो है गवर्नमेंट की कुछ मूव्स। अब ये जब चल रहा है गेम तो गवर्नमेंट ने अपने पत्ते तो खेलने हैं। उसमें एक स्पीकर सेक्रेटेरिएट, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक पार्टी पोजीशन जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि ये माइनस करके रिजर्व सीट्स, हमारी पार्टी पोजीशन ये है। आज मौलाना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन कोई ख़ास जज्बे के साथ वो ज़ोरदार इनिंग्स उन्होंने नहीं खेली, छक्के चौके नहीं मारे। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई, लेकिन मकाम तब्दील हो गया ना, मीनार पाकिस्तान नहीं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी पेशरफ जो हुई उसके बारे में। हैरत अंगेज़ तौर पर चहमगोइयाँ नहीं हो रही थी, आपने सबसे पहले वो खबर निकाली। क्या थी वो, ज़रा सुन लेते हैं। बताया कुछ और कानून भी चेंज करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो क्या है, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। अच्छा। जो कि अभी इन्होंने काजी साहब के कहने के ऊपर अभी हाल ही में तब्दील किया था कि चीफ जस्टिस सिर्फ खुद नहीं बेंचेस बनाएगा, बल्कि कमेटी तीन रुकन की कमेटी, उन्होंने अपना इख्तियार दे दिया था फायजी साहब ने ना। अब पछता रहे हैं क्योंकि वो जो दो आगे आ गए हैं वो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करते। तो अब काजी साहब उस किस्म के बेंच ही नहीं बना सकते जिस किस्म के बेंच की जरूरत है, आगे जिस किस्म की चीज़ें होनी है। तो इसको भी एक प्रैक्टिस प्रोसीजर को रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, कान को इधर के बजाय, हाँ, कान को इधर के बजाय थोड़ा सा उधर से पकड़ लिया, क्योंकि आप खबर पहले निकाल लेते हैं तो शायद वहाँ मुसीबत पड़ जाती है कि इसके बजाय इधर से ट्यूनिंग कर लेते हैं। और वो ट्यूनिंग इस तरह से है कि अब जो तीन में पहले दो सीनियर मोस्ट और आ जाते थे चीफ जस्टिस के अलावा, अब चीफ जस्टिस खुद पिक एंड चूज कर लेंगे कि बाकी में से किसको लाना है। और हैरत अंगेज तौर पर ये ऑर्डिनेंस बनता है, साथ ही उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये बता दिया जाता है कि कमेटी जो है वो, उसमें अब जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर के, और मंडे को इसका इजलास भी होने जा रहा है कमेटी का। मुझे आपसे ये जानना है कि इतनी क्विक ये सब करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ऑब्वियसली जी, बिकॉज अब अगर एक माह रह गया काजी साहब का और आगे वो 8 लोगों ने जो वजाहत दी थी उसके ऊपर झगड़े चल रहे हैं ना इस वक्त। एक तरफ तो डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहा है कि आपने क्यों ये किया, आप तो कर ही नहीं सकते थे शो कॉज लिस्ट के बगैर चेंबर में बैठ के। उधर से इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, वो मान नहीं रही है बात। उधर से नेशनल असेंबली स्पीकर ने एक नया ऑर्डर इशू कर दिया है। तो वो जो 8 लोगों ने जो रातों रात बैठ के जल्दी से जो स्टेटमेंट दिया है, उसके पीछे तो अभी इशू है ना कि पूरी जजमेंट आनी है। तो अब वो, क्योंकि अब जब जजमेंट अभी आई नहीं है, आ जाएगी, हाँ, मगर उस जजमेंट जो भी आएगी उसको भी रिवर्स करना होगा ना। तो इसका एक मकसद ये भी हो सकता है, अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस हमारे सामने है उसमें ये भी कहा जाता है कि जो पहले आएगा मामला ज़ेरे गौर होगा उसको आप पहले टेकअप करेंगे। 63A के अभी तक रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, वो रिव्यू नहीं हो सका। 63A ने तो यही कहा जाता है कि आइन लिख दी है जी, रीराइट कर दिया। तो अब वो जो रीराइट की है उसको अनराइट करना है ना। ओके, हाँ, तो काजी साहब फिर बेंच बनाएंगे ना फिर। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है बेसिकली वो चीफ जस्टिस की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो हम पार्टी पोजीशन असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी होते देख रहे हैं, इसकी क्या हैसियत है? अगर इलेक्शन कमीशन कोई मूव नहीं करता, 3 से 4 उसके इजलास बेनतीजा ख़त्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जो वजाहत है वो इन फील्ड है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर बैठा है, लेकिन अभी तक उसने कोई पेशरफ नहीं की। इधर से अयाज सादिक साहब पहले ख़त लिख देते हैं, फिर उसके बाद एक पार्टी पोजीशन जारी कर देते हैं। इसकी हैसियत क्या है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन को पुश कर रहे हैं। अच्छा, कि ये हमारा मौक़िफ़ है पार्लियामेंट का जी, आप मेहरबानी करके यही मौक़िफ़ इख्तियार करें ताकि जो हम कह रहे हैं इसको इसी तरीके से कानून को इंटरप्रेट करें। अच्छा, और आप मेहरबानी करें, सुप्रीम कोर्ट जो आपको कह रहा है आप उस तरफ ना जाएं। अब इलेक्शन कमीशन क्यों ये क्या करेगा या हाँ, क्या सोच रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या सोच रहे हैं। हाँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन को असेंबली वाले ये कह रहे हैं, स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो सारी
रिजर्व सीट्स हैं जी, वो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो है, इनमें से एक भी रिजर्व सीट पीटीआई को नहीं मिलेगी। वो पीटीआई को माइनस कर चुके हैं सारे, माइनस कर चुके हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि कोई रिजर्व सीट पीटीआई को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पीटीआई ने लिस्ट पहले नहीं दी थी और अपना किसी ने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं लड़ा। जी जी, वो और अगर वो एसआईसी में गए हैं तो अब वो फ्लो क्रॉसिंग हो जाती है, इसलिए आप नहीं दे सकते उनको, तो ये सीटें हमें मिलेंगी। ठीक, उन्होंने तो मगर यहाँ अपने आप को नहीं दी इस टेबल के अंदर, यही टेबल है ना जिसको उन्होंने बना के भेजा है। जी, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, मेंशन कर दिया है। 15 हमारी एक्सक्लूड हैं, 5 पीपल्स पार्टी की एक्सक्लूड हैं, 3 जेयूआईफे की एक्सक्लूड है, लेकिन वो अपोजिशन में है। हाँ। तो अब वो कह रहे हैं हमारे पास 213 सीटें हैं इस वक्त अपने इत्तेहादियों की, और इसमें से हम 20 रिजर्व सीट्स जो हैं वो इसमें गिन नहीं रहे हैं, मगर वो ये इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि ये हमें दे दें, जाहिर है। हाँ। अगर जब इनको मिल जाएंगी तो इनकी 2/3 हो जाती है। ठीक। अच्छा, अब बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ये 23 की 23 पीटीआई को मिल जाए, ये 21-22 सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा सारी दे दें। हाँ जी, जो बनती हैं, जितनी बनती हैं वो दे दें। और ये जो 21, 31, 39 और 41 वाला उन्होंने एक ही कर दिया, 80 के 80 कर दिए कि 80 है उनकी और उनके ऊपर उनको मिलनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का प्रॉब्लम यह है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात माने, जो एक एक्सट्रीम है। अच्छा। वो कहते हैं सारी की सारी दे दें इनको, पीटीआई को जी। और उधर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं इनको एक भी नहीं देनी। हाँ। तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्योंकि वो एक्ट को यूज कर रहे हैं ना, जो कानून बना, एक तरफ एक्ट है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो अब इलेक्शन कमीशन, मेरे जो नाकिस राय है, राय नहीं, मेरा ओपिनियन है इन द सेंस ऑफ असेसमेंट, इलेक्शन कमीशन एक मुश्किल में है। बिल्कुल। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे एक बात मान ली है कि जी जहाँ तक तो वो 39 की बात है, जी जी, उनके तो आ गए हैं हमारे पास। हाँ जी, एफिडेविट्स, और उन्होंने पहले दिन से ही जी कहा था कि हम पीटीआई के हैं जी। वो तो हम मान लेते हैं कि उनका तो पीटीआई के अंदर मामला क्लियर है ना, मामला क्लियर है, मगर जो बाकी हैं वो हम नहीं मानते। वो तो इंडिपेंडेंट थे ना, वो इंडिपेंडेंट ही उनको ट्रीट करेंगे हम। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। अब ये मौक़िफ़ ना पार्लियामेंट को एक्सेप्टेबल है ना सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कहता है सारे ले लें, हाँ जी। वो कहते हैं कि सारे ना लें, कोई भी ना ले। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन दरमियान में खड़ा है। अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ना गवर्नमेंट की बात मानेगा या पार्लियामेंट की बात मानेगा, ना सुप्रीम कोर्ट की। वो ये कहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जो हमने पहले फैसला किया था कि 41 वाले जो हैं वो ठीक है और 39 वाले ठीक नहीं है, या 39 ठीक है और 41 ठीक नहीं है। तो ये कुछ बात इनकी मानेगा, कुछ बात उनकी मानेगा, क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड पे कुछ बात मान चुके हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पार्शियल इम्प्लीमेंट हो चुका था, नेक्स्ट डे ही हो गया। अब वो क्लैरिफिकेशन कुछ मांग रहे थे अबाउट दी अदर्स जी, तो अब वो क्लैरिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ही कर दिया ना, कह क्या क्लैरिफिकेशन, हाँ आप ताखीर कर रहे हैं, आपको अब वो फंस गए इलेक्शन कमीशन वाले। अब वो समझ नहीं आ रही उनको वो आए या ना आए। तो इसलिए अब मेरा ख्याल है इसीलिए गवर्नमेंट ने रातों रात जल्दी से ये कानून भी पास कर दिया कि जी अब वो करने भी जा रहे हैं और भी कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा? तो मेरा ख्याल है कि तोसी तो नहीं देने जा रहे, किसी तोसी नहीं करने जा रहे, बट ये ज़रूर हो रहा है कि ये एक आधी सीटें मिल जाएंगी पीटीआई को, रिजर्व सीट्स, और आधी मिल जाएंगी लगभग आधी हुकूमती इत्तेहाद को उनको, मगर उसके साथ फिर भी 2/3 नहीं बनता। अच्छा, फिर भी एक आध शॉर्ट हो जाता है असेंबली में, और सेनेट के अंदर तो वैसे ही प्रॉब्लम बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद कि नेशनल असेंबली में वो 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी उनकी, मगर सेनेट में नहीं होगी। तो सेनेट को मेरा ख्याल है वहाँ फिर इनको मौलाना की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर 63A पे ये बेंच बन जाता है और वो इसको टेकअप कर लेते हैं और ये रिवर्स हो जाता है 63A पे, जो आइन को रीराइट आपने जैसे कहा, तो वो मसला भी हल हो जाएगा ना, फ्लोर क्रॉसिंग वाला। हाँ नहीं, अब तो यही है कि अगर 63A रिवर्स हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है ये फ्लो क्रॉसिंग हो जाएगी। फ्लो क्रॉसिंग हो जाएगी, उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मगर वोट काउंट होगा। तो ये मेरा ख्याल है इन्होंने तैयारी की हुई है कुछ लोगों के साथ, कुछ पीटीआई के लोग या कुछ और लोग जिनको वो कहेंगे जी आप इधर आ जाएं, हमारे लिए वोट कर दें, और मेरा ख्याल है खिलाओ पिलाओ करके काम चला लेंगे अपना, तो 2/3 तो हो जाएगी। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट करेंगे, ये इनके पास है मेजॉरिटी, ये बना लेंगे 2/3 की। चलें, अब मेरे सवाल की बारी आ गई। आपने कहा था ये अपने अगले इम्तिहान में पास हो जाएंगे, अगर पास ना हुए तो? चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। देखिए ये तो करेंगे ना, ये तो कहेंगे हम पास हो गए हैं, धक्का लगाएंगे इधर से उधर से, दिल कट कॉर्नर्स, दिल डू एवरीथिंग।
इवेंचुअली जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। चैलेंज हो जाएगा आपके, जाहिर है ऑब्वियसली चैलेंज तो होगा ना, एवरीथिंग इज बीइंग चैलेंज। अगर इन्होंने ये जो बात कही है ना, ये जो प्रोसीजर में जो उन्होंने अमेंडमेंट की है, वो उसको सोचे ना, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई केस भी टेकअप अगर सुप्रीम कोर्ट करता है जी, तो पहले तो ये है कि अगर 184 के अंदर करता है 3 में, तो बताया क्यों उसने इसको, पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ। दूसरा ये कि अगर आउट ऑफ टर्न उसको वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहते हैं ये ना करें, ये नहीं होगा आगे से, जो पहले केसेस लगे हुए पहले उनको करें। अगर इनके जो ये कानून पास करने जा रहे हैं या कोई नई पिटीशन आती है चैलेंजिंग जो गवर्नमेंट करती है या फ्लो क्रॉसिंग होती है, तो वो कहते हैं इसकी फिर क्या अर्जेंसी है इतनी सुनने की, पहले जो चीज़ें पड़ी हुई उनको ख़त्म करें। तो इसीलिए इसके अंदर ये चीज़ डाल दी गई है कि ये इमरजेंसी के अंदर जो काम पार्लियामेंट करने जा रही है या जो हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उसको लोग अगर चैलेंज भी करें तो ये आगे से कहें ये आप तो अभी इसकी इंतज़ार करें, बाद में होता रहेगा, पहले बाकी चीज़ें तो हल करें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू क्लिप मेक श्योर कि सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी में ये जो मेजॉरिटी 8 जजेस जो बैठे हुए हैं, ये कोई चीज़ पिकअप टेकअप ना कर सकें आउट ऑफ टर्न, बिकॉज वो जो भी आउट ऑफ टर्न पिकअप करेंगे वो जाहिर है इट विल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो वो कह रहे हैं पहले पुराने मामले जो हैं वो हल करें, तो फिर इधर आइएगा। इन द मीन टाइम वो अपने करवा लेंगे, काजी साहब आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, उनके 3 मेंबर जो वो भी वहाँ भी वो अमीनुद्दीन जज साहब आ जाएंगे, और मेरा ख्याल मंसूर अली शाह साहब माइनॉरिटी में हो जाएंगे, फिर ये बनाते रहेंगे जो कि बनाना है इन्होंने बेंचेस। अच्छा, अब ये कशमकश थोड़ी गहरी होती जा रही है, इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला ना करना और टाइम देना गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएट करे, गवर्नमेंट कुछ बढ़े आगे या स्टेप्स ले, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जो वजाहती नोट देकर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और वो कह चुके हैं कि ताख़ीर का मतलब ये है कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। उन जजेस के पास ऐसे में क्या ऑप्शन रह जाता है? बड़ा मुश्किल है कहना कि उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है। मेरा ख्याल है वो भी टूट जाएंगे। ये फिर मैं एक रेड लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा अब दोनों तरफ से कि 8 के 6 रह जाएं तो बेहतर है, आगे जो फैसले होने हैं। एंड ऑल दिस हैज़ टू बी डन क्विकली, दे कांट अलाउ द 8 मेजॉरिटी टू कंटिन्यू टू, ये उनका ये मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का। अच्छा। और इस्टेब्लिशमेंट का कि ये तो वन साइडेड होगी सारी बात। तो सारी जो कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की बात ना सुनी जाए और हर चीज़ जो वो करते हैं उसको चैलेंज किया जाए। तो डिवीज़न तो नज़र आ गई है ना कि अगर डिप्टी रजिस्ट्रार ने पहले ही चैलेंज कर दिया है तो अब आगे तो मसले बनेंगे ना डेफिनेटली। और ये जो मुनीर अख्तर साहब को आउट कर दिया है तो इसलिए वो ट्रबल मेकर को उन्होंने बाहर कर दिया है। अब बिलावल ने ये कह दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विद मंसूर अली शाह। तो मेरा ख्याल है आई थिंक मैंने कल यही प्रेडिक्शन की थी कि शाह साहब रहेंगे जी, ही विल बी इन लाइन टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। वेदर काजी साहब स्टेज ऑन और ही डजंट, ही आई थिंक मंसूर अली शाह इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। कब होंगे दैट आई एम नॉट गोइंग टू से राइट नाउ because that will be preempting a lot of issues right now. But and I think realism जो है वो आएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस वक्त थोड़ी बहुत एग्रेशन आइडियलिज्म चल रही है और मगर मेरा ख्याल है sooner or later things will become more realistic. अच्छा, और आईनी तरमीम में क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तौसीह देना शामिल है? क्योंकि इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कि इन 3 अंपायर्स को साथ मिलाकर ये खेलना चाहते हैं, तौसीह देना चाहते हैं। हाँ सब सही कह रहे हैं। अच्छा, पहुंच गए वो? नहीं, जाहिर है बिकॉज देखे ना ये all 3 have to be on the same side. अगर ये डिवीजन यहाँ हो जाती है बिटवीन पार्लियामेंट एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अफसर ऑफिस जो है उधर चला जाता है, गेम इज ओवर। तो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा बैलेंस लेके बैठे हुए हैं। अगर वो ये बैलेंस ना लेके बैठे होते तो पार्लियामेंट तो इस वक्त वो रिजर्व सीट्स मिल जानी थी उनको। ये इन्होंने तो फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं ये, इन्होंने तो पीटीआई को ऑन द बैक फुट रखा हुआ है। और बाय द वे नॉट टू फॉरगेट कि जब पीटीआई पावर में थी या उसको लाने की कोशिश की जा रही थी वाया द एस्टैब्लिशमेंट, तो यही इलेक्शन कमीशन, नॉट दिस
इलेक्शन कमिश्नर, बट प्रीवियस वंस वो नहीं इंसाफ दे सके। वो भी, उनकी भी जो कार्रवाई थी उसको भी पीटीआई ने स्टॉल कर रखा था। कितने साल वो नहीं हुआ। फॉरेन फंडिंग केस और क्या, फॉरेन फंडिंग केस जो है 7 साल या 6 साल जो है वो बाबर साहब रोते रह गए। अच्छा, अब वो वहाँ के जो उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कहते मैं क्या करता, वो मांग हर बात जो मैं उनके खिलाफ फैसला करता था वो हाई कोर्ट चले जाते थे और वहाँ से रिलीफ मिल जाती थी। उनका ये मौक़िफ़ है। कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि नहीं आपने कोशिश ही नहीं की, आप तो उनको ऐसे करके गेंद फेंकते थे तो वो गेंद चौका लगा देते थे, तो फिर आप कहते हैं जी कि मैं क्या करता, मैं तो गेंद बॉलिंग कर ही रहा था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैंने एक दफ़ा कह दिया था कि मैं समझता था कि उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर साहब तकड़े नहीं थे। अच्छा, मगर फिर प्रोटेस्ट आ गई कि नहीं जी वो तो बड़े तकड़े थे, तो ये क्या, वो तो पीटीआई और अदालतें जो हैं वो गड़बड़ कर रही थी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट आर्ग्यूमेंट, बट आई रिटेन माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज देखिए ना, इलेक्शन कमीशन जो भी है इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट अदारा, ना पहले था ना अब है। लेट्स फेस इट, लेट्स फेस दैट। और दिस नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया गया और इसको पोर्ट्रे भी गलत किया गया। इंडिपेंडेंस ये नहीं होती कि आपसे सेशन करना चाहे तो आपसे सीट कर जाए। ये देखिए, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना, इसमें एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे आर पैरामाउंट। आप पसंद करें या ना करें, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो आती है बाय इलेक्शंस। प्रॉब्लम आ जाती है जब इलेक्शंस ही कंट्रोवर्शियल हों, तो फिर पार्लियामेंट भी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, फिर दूसरे इदारे जो हैं वो हावी हो जाते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो फिर वो जज एस्टैब्लिशमेंट भी थोड़ी सी पोजीशन ले लेती है, उधर से जजेस भी पोजीशन ले लेते हैं। मगर जब पार्लियामेंट इलेक्टेड पार्लियामेंट आए जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, पता हो कि ये पार्लियामेंट मेजॉरिटी ठीक ठाक मेजॉरिटी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्लियामेंट को और पार्टी और गवर्नमेंट को अंडरमाइन करना। अच्छा, जैसे आपका तबसरा है, इसी से जुड़ा ये सवाल जहन में आता है कि जब काजी फारिज़ ईसा साहब अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हिमायत में वो इतने आगे गए कि उन्होंने बेंचेस का हिस्सा बनना छोड़ दिया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि पहले इसकी समाअत की जानी चाहिए। वो तब तो नहीं हो सकी, वो रोके रखा उसका रास्ता जैसे सुमरता बंदयाल साहब ने। उसके बाद ये जैसे ही आए, इन्होंने अपने हक़ में, यानी इस बिल के हक़ में इस फैसला किया और ये बन गया कानून। तनकीद की जाती रहती है हमेशा कि हुकूमत ऑर्डिनेंस से काम ना ले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ना बने, लेकिन अब इसको ना सिर्फ ये कि अमेंड किया गया बल्कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से नाफिज किया गया, सदर के सिग्नेचर्स इस पे हो गए। ये हस्बे ज़रूरत कानून साजी की अहमियत क्या है, ये भी चैलेंज हो सकता है? नहीं, उसकी वजह यह है कि हमेशा तारीख़ में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट्स ने ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए ही अपना काम चलाया है। वो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें पार्लियामेंट, जो कानून ये कहता था कि ऑर्डिनेंस उस सूरत में आप ला सकते हैं जब पार्लियामेंट ना बैठी हो और कोई इमरजेंसी हो। यहाँ होता क्या है कि पार्लियामेंट एक दिन की छुट्टी पे होती है, पीछे से ऑर्डिनेंस ले आते हैं जी। तो ये तो बिल्कुल जो रूह है उस कानून की, उसको तो ये गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट ने किया है ऑर्डिनेंस के जरिए। ये 90 से ये चल रहा है ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट बाय ऑर्डिनेंसेस। खान साहब ने भी किया, भुट्टो साहब ने भी किया, नवाज शरीफ साहब ने भी किया, पिछली हुकूमत ने भी किया, ये भी वो कर रहे हैं। सो इसलिए ये तो एक जनरल साबोटाज हो गया है दैट लॉ ऑर्डिनेंसेस आर यूज्ड टू बाईपास और क्विकन द स्पेस, और ताकि डिबेट ही ना हो। ऑर्डिनेंस ले आया गया, डिबेट ही कोई नहीं, खत्म हुई बात। सो ये तो चलेगा, ये तो दिस विल कैरी ऑन। ठीक है, ये मामला ऐसे ही चलेगा और जाके जोर टूटेगा जब अक्टूबर का आखिरी अशरा गुजरेगा और उसके बाद पता चलेगा कौन आया कौन गया, किसका क्या बना। और आईनी तरामीम अलबत्ता अक्टूबर के पहले हफ्ते में कहा जा रहा है कि इस हवाले से हुकूमत कुछ ना कुछ कर गुजरेगी, लेकिन मुस्तकबिल क्या है वो आपने सेठी साहब से जाना। और भी बहुत से सवाल आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल गुड्डियाँ उड़ने जा रही हैं। सेठी साहब, हम गुड्डी उड़ाने के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, वो भी लाहौर में। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था कि यूँ लग रहा था कि इजाज़त नहीं मिलेगी, या जलसा किसी न किसी तरह मुलतवी हो जाएगा। लेकिन 22 अगस्त के बाद ऐसा मिशन पकड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जलसा मुलतवी करने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन कार्ड्स तो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त के हाथ में होते हैं, जगह तब्दील कर दी जाए। जगह भी ऐसी तब्दील की कि कभी लाहौर का एक कोना, कभी दूसरा कोना। मीनार पाकिस्तान नहीं, मीनार पाकिस्तान आप नहीं कर सकते जलसा, बाकी जगहों पे हम देख लेते हैं। और उसमें कभी कोई खबर चली, कभी जल्लो मोड़ की चली, और फिर अब आके जो तान टूटी है। ये डिलिबरेटली किया जा रहा है। अच्छा, थकाने के लिए नहीं, ताकि लोगों को समझ ही ना आए आखिरी वक्त तक जाना कहाँ है।
अच्छा। और कंफ्यूजन रहे, जैसे कि कंटेनर्स लगेंगे, एक तरफ से इजाज़त मिल जाती है, फिर कंटेनर्स लग जाते हैं रोकने के लिए, ठीक। इसी तरीके के साथ ये कंफ्यूजन होगी कि नहीं होते हुए कि होते हुए, और ये आखिरी वक्त तक यही चलेगा। हाँ, यही घुमाया, वो कहते हैं ना चुरंगी घुमाई, घुमाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घुमाई। करो एक और तीसरा कोई और ना कोई रास्ता ढूंढ ले कि निश्तर पाक में करनी है, वो पता है इनका। अच्छा, ठीक है। वो निश्तर पाक या ये शाहपुर कांजरा या इस तरह के बहुत से नाम चलते रहे ग्रुप्स में, फिर उसके बाद जाके पता चला कि कान्हा में रिंग रोड पर जलसे की इजाजत दे दी गई है। और कुछ ये पक्की खबर है, कच्ची? ये अभी तक के मुताबिक जो रिपोर्ट कर रहा है हमारा चैनल समा, वो भी कान्हा रिंग रोड। आई नो, मगर जो ऑफिशियली जो इशू है नोटिफिकेशन, उसमें तो नोटिफिकेशन के अंदर तो जल्लो पाक है जी, वो और कितने 40-42 किस्म के कंडीशन, 40 से ज्यादा कंडीशन, दिन ब दिन हर जलसे से कंडीशंस बढ़ती जाती हैं। हाँ। और इसमें 2-3 तो बड़ी दिलचस्प कंडीशंस लगा दी। हाँ, वो तो इंटरेस्टिंग आप बताएंगे, लेकिन आपके ख्याल में जलसा हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा? फिर वही बात, जलसा होगा, पीटीआई कहेगी बड़ा कामयाब है, आप कहेंगे नहीं की कामयाब है, बंदे कोई नहीं पहुंचे होते। अच्छा। वो कहेंगे जी बंदे साढ़े रोकते, जितने बंदे वहाँ पहुंचे उतने बंदे उससे बाहर से जो आने नहीं दिए। तो ये बातें चलती रहती हैं। अच्छा। जलसा धक्का लगा के हो जाएगा, क्योंकि देखे ना, अब वो होना तो है, ये इजाजत जो मिल गई है तो वो तो आएंगे जहाँ से ही लाएंगे, इधर उधर से, मगर इट विल नॉट बी वो जो इमरान खान चाह रहे हैं ना, शो ऑफ स्ट्रेंथ, फ्लड आ जाए, वेव आ जाए, उड़ा के रख दे, कोई नहीं होना। तो इस्लामाबाद जलसे के बाद क्रैकडाउन हुआ था, अब क्या होगा? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है अगर अब क्रैकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस ये फिर अनाउंस कर देंगे एक और करना है हमने। वो क्रैकडाउन इसलिए किया था कि ये ज़रा बाज आ जाए अगले जलसे वास्ते। अच्छा। हाँ, तो वो बाज नहीं आते ना, तो इसलिए फिर इजाज़त भी देनी पड़ती है, बिकॉज अदालतें खड़ी बैठी हुई हैं। अच्छा। कहने दो इजाज़त, फंडामेंटल राइट है, और वो इजाज़त दे देते हैं, फिर रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ यही चलेगा सिलसिला इसी तरीके के साथ। अच्छा। मगर खान साहब का जो प्रोजेक्ट है ना कि जी किसी तरीके के साथ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आए और सारी जगह पे पहिया जाम हो जाए और बल्ले बल्ले हो जाए, पहिए जाम, वो नहीं हो रहा। अच्छा। वो नहीं होने जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ी है और खान साहब के जो सपोर्टर हैं वो अनइवन हैं। केपी में बड़े मिलिटेंट हैं, पंजाब में थोड़े सुस्त हैं, फिर लोग पकड़े जाते हैं, फिर लीडर्स नहीं है निकालने के लिए लोगों को, फिर पैसे नहीं खर्च करते, क्योंकि पैसे भी तो खर्च करने पड़ते हैं ना। केपी गवर्नमेंट तो कर देती है, पंजाब गवर्नमेंट तो रोकती है। तो इसलिए पंजाब में लोगों को निकालना कोई आसान काम नहीं है। केपी में तो आसान है, पैसे भी मिल जाते हैं, वन व द अदर, धक्के भी लग जाते हैं, चीफ मिनिस्टर खुद भी लीड करता है। पंजाब में कोई लीडर ही नहीं है जिसकी कोई कैरिज्मा हो, तो अगर या कोई वो लीड करने वाला हो। तो अगर केपी से आ जाएं अली अमीन, अच्छा, वो उन्होंने ऑलरेडी मेरा ख्याल है जो ये नंबर 3 कंडीशन है जी कि चीफ मिनिस्टर केपी शुड टेंडर पब्लिकली अपॉलजी फॉर हिज विट्रियोल ड्यूरिंग इस्लामाबाद जलसा, कि जी उन्होंने जो इस्लामाबाद में जलसे के अंदर जो गाली गलोच की थी, विट्रियोलिक बात कहे ना, कि उसकी माफ़ी मांगे, तो वो माफ़ी की उन्हें मंगनी, उन्हें फिर वही गल करनी है थे, दोबारा कर सकेंगे बात। तो वो पहुंच गया वहाँ तो वो करेगा, उसकी तो कंस्टिट्यूंसी वही है, उसके बगैर वो जी नहीं सकता, उसके बगैर पीटीआई जिंदा नहीं रह सकती, तो करेगा। आप लिखते जाएं जो आपने लिखना है। क्या आप वो माफ़ी नहीं मांगता, क्या आप उसको रोक देंगे जाने से? नहीं हो सकता ना। तसादुम होता देख रहे हैं आप, तसादुम, लड़ाई भड़ाई? नहीं, उसको नहीं रोकेंगे, लिख दिया है, रोकेंगे नहीं। अच्छा। ताकि बाद में ये कह सके हमने केस कर दिया, इसने वायलेट किया था ये हमारे साथ जो कंडीशन माहिदा हुआ था हमारे साथ। तो ये दिस इज ऑल फॉर पेपर वर्क। अच्छा, अरेस्ट की कोई कोशिश नहीं की जाएगी? जो एब्सकॉन्डर वगैरह हैं उनकी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये एब्सकॉन्डर्स जो बाकी अंडर ट्रायल हैं उस जलसे के बाद, अगर वो ये भी कह रहे हैं कि जी कि जो लोग अंडर ट्रायल हैं for hate speech in Islamabad jalsa shall not be allowed to participate, appear on stage। अब पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने FIR काटी हुई है for hate speech। कहते हैं कि 100 के करीब लोगों के हेट स्पीच तो वही थे जो कि उधर थे स्टेज के ऊपर। आम लोग तो हेट स्पीच का हिस्सा नहीं बनते ना, तो वो कितने होंगे? 4-5 होंगे तकारीर पे जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। तो उनको कहते हैं आप नहीं कर, आप उनको इजाज़त नहीं देंगे, वो फिर भी पहुंच जाएंगे, वो फिर करेंगे, फिर अगले जलसे में यही कंडीशन लग जाएगी, एक और FIR काट देंगे। ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक फॉर्मल जलसा होगा, हल्की फुल्की तकारीर होंगी और जलसा खत्म हो जाएगा। जो पहुंच जाएंगे वो तो धुन ठा करके बोलेंगे, लेकिन कवरेज वगैरह उस तरह से नहीं मिलेगी, या उस तरह से ये जो पावर शो करना चाह रहे हैं वो इम्प्रेशन नहीं आएगा जो चाह रहे हैं। नहीं, ये हो सकता है कि उसके बाद अगर वो उसी किस्म की तकरीरें करें जिससे उनको रोका गया है, तो हो सकता है फिर उन्होंने फाड़ के ले जान, 2 दिनों के बाद उन्होंने बेल हो जाए और FIR कट जाए। अच्छा, वज़ीर आला केपी ने रंग जमाया था इस्लामाबाद के जलसे में, तो इसका मतलब है इस जलसे में भी बंदा है जो रंग जमा सकता है। वो कौन?
केपी का चीफ है। तो शेर अफजल मरवा साहब नहीं जमा सकते? वो तो मेरे ख्याल आएंगे भी नहीं, वो तो बीमार हो गए, कोविड हो गया। कोविड हो गया, अल्लाह अल्लाह रहम करे, हमारी दुआएं उनके, अल्लाह उन्हें शिफा दे। वो हॉस्पिटलाइज्ड है वैसे भी। एक दो और रहनुमाओं के हवाले से भी इतलाते हैं कि वो भी अलील हो गए हैं। तो बस वेरी सैड, वेरी सैड। पंजाब की सतह पर हम ऐसा नहीं, हमाद अजहर साहब की भी रूपोशी है, वो भी सामने नहीं आ रहे। पंजाब की सतह पर कोई नुमाया लीडर नहीं होगा। अली अमीन गड्डापुर साहब ही हैं जो 4 चांद लगा सकते हैं जलसे में, उनकी वजह से रौनक आ सकती है। अब देखेंगे हम कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। पहले उन्होंने आखिरी जलसे में तो लताड़ा था, अब इस जलसे में क्या बात बनाने की कोशिश करेंगे आपके ख्याल में, या वही एग्रेसिव बयान? गंडापुर इज अ टाइगर, टाइगर्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स। गंडापुर ने वही बातें करनी है, उसी तरीके से खंदन आना है, गरजना है। अच्छा। और खान साहब को बात ही वो पसंद आती है। ये तो ना इल्ज़ाम लगे कि जी तू नहीं बोलिया, वो तो बोलेगा। चीफ मिनिस्टर है, उसको गिरफ्तार करना है सो डिफिकल्ट, ही विल गेट अवे विद इट। और अगर फिर वो जलसे के बाद गायब हो जाते हैं 12 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए, ठीक है ना, तो फिर उसी किस्म की स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगी कि कहाँ चले गए थे, क्या हुआ था। तो वो बाहर आके कहेगा कुछ भी नहीं होया, मैं तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, चले बामी मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे। कुछ लोग उस वक्त कह रहे थे कि गड्डापुर साहब को उठा डिसअपियर कर दिया गया है, उनको सबक सिखाया जा रहा है, उनको रफ अप किया जा रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। गंडापुर साहब विल प्ले हिज कार्ड्स इन सच अ वे, कोई और चीफ मिनिस्टर को रफ अप करना is asking for trouble. Asking for trouble. What about judiciary? चीफ जस्टिस के हवाले से भी कल कोई ऐलान या मैसेज दे सकते हैं जुडिशरी के हवाले से, गवर्नमेंट जो करने की कोशिश कर रही है? नहीं, कल आई थिंक कुछ खास चीज़ नहीं होगी। अच्छा। कल फोकस जलसे पे ही होगा। ओके, ठीक है। चलें, कल का दिन ये जो मैच है अब हुकूमत और जलसे की इंतजामिया के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, देखते हैं जलसा किस नौइयत का होता है, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग लाहौर में जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और अब आपके सवालात, और इन सवालात में सबसे पहले हैं लाहौर से सईद भट्ट साहब। ये जो एक नई डिस्कवरी हुई है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं हमारी कोस्ट के करीब, इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा या होगा भी नहीं, या ऐसी बस जैसे रिकॉर्ड हुआ था वैसे ही हो जाएगा? इस सवाल का जवाब देने से कबल मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दर्जनों के हिसाब से सवाल आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मगर उसमें से कोई 80% ऐसे हैं जिसके ताल्लुक़ लोगों के साथ है। तो मेरा ख्याल है आप लोग वो सवाल करें जहाँ सवाल का जवाब भी मिल सके। तो इसलिए अब मैं आता हूँ ये जो अभी आपने सवाल किया, ठीक है ना आयशा? डिस्कवरी की तरफ आ जाए। इधर ही आते हैं जहाँ वो जवाब मिल सकता है। अब वो ये है कि ऑयल रिजर्व्स, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं याद कि एक दिन इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया बैठे बैठे कि जी इतनी हमने ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर कर लिए हैं कि अब बस जन्नत बनने वाली है पाकिस्तान। नौकरियां ही नौकरियां। फैसल वावड़ा साहब ने कहा था लोग ढूंढेंगे नौकरी। फैसल वावड़ा साहब उस वक्त खान साहब के चहेते थे और स्पोक्समैन थे। तो उस वक्त फैसल वावड़ा साहब ने कहा नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां नौकरियां, सारे जड़े लोग बाहर गए वो भी वापस आ जाएंगे, है ना, ऐसे ही था। तो अब वो महल 3-4 साल हो गए उस ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को, तो कुछ नहीं निकलिया। तो फिर उसी किस्म की अनाउंसमेंट हो गई है कि जी बड़ी ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। तो चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये कहते हैं कि कुछ है, वो है वहाँ कुछ। तो हम ये नहीं कहते कि झूठ बोला जा रहा है कि रिजर्व्स हैं। अब सवाल ये है कि निकाली क्यों नहीं जा रही। अब जो उस वक्त प्रॉब्लम था वही अभी भी प्रॉब्लम होगा कि निकालने के लिए बहुत से पैसे चाहिए और फॉरेन ड्रिलिंग कंपनीज चाहिए, वो आ नहीं रही हैं। आपके सियासी हालात ऐसे हैं कि किसी को यकीन नहीं है कि पता नहीं आगे क्या होगा इस मुल्क में। IPP पॉलिसी जो है उसके ऊपर अटैक कर रही है हुकूमत, जो हुकूमत आती है वो अटैक करती है, हालांकि उनकी आयन क्लैड कॉन्स्टिट्यूशनल और सॉवरन गारंटीज़ हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरन गारंटीज़ को गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है और पुरानी गवर्नमेंट को जैसे कहते हैं ना उनके वादे जो है उनको निभा नहीं सकती, तो ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के ऊपर अरबों डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे फॉरेन कंपनीज़ को, और अगले 3-4 साल में जाके ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और टेस्टिंग करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बातें ही चलती हैं, हवा में बात चलती है। शक है कि रिजर्व्स हैं मगर कोई सीरियस टेस्टिंग और ड्रिलिंग नहीं हुई, बिकॉज सीरियस टेस्टिंग और ड्रिलिंग के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए, टेस्टिंग के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए,
और दिन ब दिन एक्चुअली जो ऑयल एंड ड्रिलिंग कंपनीज है पुल आउट कर रही हैं पाकिस्तान से। पहले ज़्यादा यहाँ इन्वॉल्व थी कंपनीज बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, मगर अब और भी कम होती जा रही है। देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस इन दी लॉन्गेविटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द गारंटीज दैट आर गिवन टू फॉरेन कंपनीज। तो इसलिए मैं समझता हूँ दीज आर ऑल अप इन दी एयर, नथिंग विल कम ऑफ इट। पॉलिटिकल क्राइसिस ने इकोनॉमिक रिवाइवल को रोका हुआ है। इस सूरत में ये अनाउंस करने के साथ मतलब दिल बड़ा करने की कि उम्मीद रखें एक दिन आएगा जन्नत हो जाएगी, ऑयल की जगह पे दूध की नहरें चलेंगी यहाँ दूध की जगह पे ऑयल की या दूध की जगह तो होंगी, मगर वो हवा में ही बातें हैं, हवा में बातें, या बहुत ज़्यादा ज़ेर ज़मीन है और इतनी ज़ेर ज़मीन है कि आपको 40 से 50 करोड़ डॉलर्स चाहिए उसके नतीजे तक पहुंचने के लिए। 3 साल का सर्वे जो है वो करवाया गया सिक्योरिटी हुकाम, आला सिक्योरिटी हुकाम ही बता रहे हैं। तो उम्मीद में हम भी इसी पे कायम रह लेते हैं, इसी उम्मीद पे खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा सऊदी अरब से साजिद साहब। बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि ये जो पीटीआई वाले हैं, इमरान खान हो या चाहे कोई भी हो, वो शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं ले रहे। क्या शाह महमूद कुरैशी जेल में नहीं सजा काट रहा, वो उस वक्त नहीं सह रहा? क्या वो हकीकी आज़ादी की जंग में शामिल नहीं है? उस बेचारे का कोई नाम नहीं लेता। गंडापुर वगैरह ये सब, ये इमरान खान को रिहा करवाने के में सिंसियर ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि इमरान खान अंदर ही रहे और हम बस असम्बली में जो अयाशी करें, बस उसके लिए रोजाना 2-4 बयान जारी कर दें जिससे वो खुश होता रहे, सवाए अली मोहम्मद खान के। ये सारे इस पर थोड़ा तजिया कर देना। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कितने गए शाह साहब? शाह साहब का साहिबजादे तो हम टीवी पे देखते हैं, जैन कुरैशी, और वो तो आगे आगे हर जगह पे, मगर शाह साहब की बात वो भी नहीं करते तो क्या हो रहा है? तो सवाल बहुत अच्छा है। बात ये है, मेरा ये ख्याल है कि शाह साहब कहते हैं ना तारीख राहों में मारे गए हैं। शाह साहब कोई इनकलाबी बंदा नहीं है। शाह साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं और हमेशा उन्होंने वही सियासी जमात के साथ दिया है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुई। ये ट्रेडिशनली ये बड़े पीरों के जो ना ये दिस इज़ दी ट्रेडिशनल रोल कॉलोनियल स्टेट के ज़माने से आज तक कि स्टे क्लोज टू दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डे। पहले ये राज के साथ थे, उसके बाद जो भी डिक्टेटर आया या जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे। अब शाह साहब बेचारे जो हैं वो अब आके फंस गए हैं पीटीआई के अंदर, और वो इसीलिए आए थे कि भी मैं नंबर 2 होऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता खान साहब जो है वो इधर उधर हो गए तो फिर आई विल इनहेरिट द पार्टी। मगर अब मेरा ख्याल है उनको समझ आ रही है इस बात की कि खान साहब के बाद कोई लीडर नहीं है पीटीआई का और कुरैशी साहब ने कोई इनहेरिट नहीं करनी। मगर जिस तरीके से ये कारोबार चल रहा है, खान साहब की एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन जो है, मेरा ख्याल है कुरैशी साहब वुड बी अनकम्फर्टेबल। जिस किस्म की पॉलिटिक्स गड्डापुर साहब और खान साहब कर रहे हैं, कुरैशी साहब के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस किस्म की सियासत करें। तारीखी तौर पर उस फैमिली ने कभी इस किस्म की सियासत नहीं की और वो मेरा ख्याल है फंसे हुए हैं इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि वो खुश हैं कि उनकी बात नहीं हो रही और वो चुप करके अंदर ही बैठे हुए। बाहर आ गए तो उनके ऊपर भी वो नमाज अजहर जैसा प्रेशर पड़ जाएगा। उनको भी आदत नहीं है जेलें काटने की और इस किस्म की सियासत करने की। तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं नॉर्मली वो बड़ी कॉशस गेम खेलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब भी नंबर 2 तो होंगे, मगर मेरा ख्याल है उन्हें मानता कोई नहीं है इस नंबर 2। और वो शायद आराम से चुप करके बैठे हुए हैं इन द होप कि अगर किसी दिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी पड़ गई खान साहब को तो उस वक़्त फिर शाह साहब नुमाया होंगे, बिकॉज ही इज़ दी ओनली वन जो कि इस्टेब्लिशमेंट की बात को समझेंगे। शायद आगे ले जाना पड़ गया तो वो ले जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है वो एक किस्म के सेमी असासे हैं पीटीआई के भी और भी। तो जब तक ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो वो चुप करके बैठे रहेंगे। जब कोई मौका आएगा ब्रेक थ्रू करने का इधर या उधर, तो मेरा ख्याल है या इमरान खान उनको लपक के बाहर ले आएगा या उनको बाहर ले आएगी कि कम और प्ले योर रोल। डीप पॉकेट्स में मौजूद असासे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। वो परवेज़ इलाही साहब का भी रास्ता ले, परवेज़ इलाही साहब फारग है। चलें ठीक है। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराची से तनवीर साहब का शामिल करेंगे। What will be the future of Mr. Bilawal Bhutto Zardari in Pakistan's politics? Will he become the Prime Minister of Pakistan in future? Bilawal Bhutto as the Prime Minister of Pakistan in the future. दो चीज़ें हैं जी। एक तो ही इज़ यंग, ही इज़ राइट नाउ इन द पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा डायनामिक शख्स। तीसरी चीज़ ये है कि वो चाहते भी हैं प्राइम मिनिस्टर बनना और फिर उनका एक फैमिली और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के लिहाज से सिंधी ही हैज़ द बेस्ट चांस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स पार्टी
इन द फ्यूचर। तो पीपीपी की तरफ से तो एक ही कैंडिडेट है। नून के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पहले ये वाज़ेह था कि ये शहबाज शरीफ साहब की आखिरी स्टिंट है और शायद मियाँ साहब एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे, मगर अब लग ये रहा है कि वो तो शहबाज साहब की आखिरी स्टिंट ही है और मियाँ साहब ने मेरा ख्याल है अब अगली स्टिंट नहीं होनी, तो रह गई मरियम। अब मेरा ख्याल है वो भी एक आजकल तो खैर पीटीआई की धंधन आ रही है और पीपल्स पार्टी बरकरार रख रही है अपना सपोर्ट बेस इन सिंध, बट नून लीग का तो सपोर्ट बेस भाग गया है यहाँ से, बहुत नाराज़ है। मरियम कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके के साथ उनको बरकरार रखने की या साथ रखने की, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोशिश ख़ास कामयाब होगी। उसकी वजह यह है कि वो जो चीज़ें हो चुकी है ना उसको लोग भूलने के लिए तैयार नहीं हैं, और आप जितना भी सहूलतें उनके लिए कर लें, ये कार्ड दे दें उनको, ये कीमत कम कर दें, ये कर दें, वो अपनी जगह पे, मगर वो जो जहनी तौर पर जो नून लीग का जो सपोर्ट बेस है वो बहुत मायूस है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मरियम करने की कोशिश कर रही हैं, इसका कोई इलेक्ट्रल प्रॉस्पेक्ट के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता कुछ लोग फिर साथ चल पड़ेंगे, मगर इलेक्ट्रली आई थिंक फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन जब भी वो होगी, अगर इमरान खान उस इलेक्शन का हिस्सा है और पीटीआई उस इलेक्शन का हिस्सा होगी, तो मेरा ख्याल है नून लीग विल नॉट स्टैंड मच ऑफ अ चांस। बट देन लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। आज की पार्टी बाहर अगले 5 साल के बाद क्या होता है इस मुल्क में आपने देख ही लिया। नथिंग स्टेज, नथिंग इंड्योर्स। टुडेज़ विलन इज़ टुमारोज़ हीरो एंड टुडेज़ हीरो इज़ टुमारोज़ विलन, दैट इज़ आवर पॉलिटिक्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो है खान साहब का कोई एयर नहीं है, एयर अपेरेंट नहीं है। अगर खान साहब रह गए तो खान साहब रह गए, मगर ना जरदारी साहब रहेंगे इन द लॉन्ग टर्म, ना नवाज शरीफ साहब रहेंगे, ना शहबाज शरीफ साहब रहेंगे। अब मरियम एंड बिलावल विल स्लग इट आउट 5 years from now, 4 years from now, 10 years from now, I can't say. That depends on खान साहब establishment to begin with. ये कैसे अपने मसले हल करते हैं और खान साहब अगर वापस सियासत में आते हैं तो इलेक्शन जीत के वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे एंड सो ऑन। तो बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, बट आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो खान साहब ही नहीं रहेंगे, मरियम ही रह जाएगी और बिलावल ही रह जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप बेस्ट ऑफ लक और काफ़ी विश कर लें, उनकी कल सालगिरह है। कल सालगिरह है जी, तो वी हेसन टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बिलावल साहब। जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम तो शायद हों या ना हों, मगर हमें याद रखिएगा, आपने प्रेडिक्शन की थी। सो क्यूट। चलें, हम सब की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ज़िंदगी की 34-35 बहारें देखने पे बहुत सी मुबारकबाद और आइंदा के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।